नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर कांग्रेस में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए एक दिन के लिए अनशन करने का फैसला किया है। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पायलट ने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने बयानों और वादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आबकारी माफिया, अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और ललित मोदी हलफनामे के मामले में कार्रवाई करने में विफल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं तो विरोधी यह भ्रम फैला सकते हैं कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचारियों के साथ कोई मिली भगत है, इसलिए जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाए और पूछा कि उन्होंने इन मामलों में कोई जांच शुरू क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। पायलट ने कहा कि हम इन वादों को पूरा किए बिना चुनाव में नहीं जा सकते हैं, हमें जांच करनी चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता जल्द ही लागू होगी, हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के बीच भी यह संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने यदि कोई लोकप्रिय नेता हो तो भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से दूर हो रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास की नई परिभाषा गढ़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कृष्णम ने कहा कि आज आवश्यक हो गया है कि गांधीवादी और देश को एकजुट रखने की चाहत रखने वाले लोगों को एकजुट होकर पूरी ताकत से 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ उतरना चाहिए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मान्यता खत्म करने समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पेरेंट्स को उनसे या किसी खास विक्रेता से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दरअसल आतिशी से एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया था, जिस पर आतिशी ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को इस बारे में शिकायतें मिलती रही हैं और वह दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स पर उनसे ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। शिक्षा निदेशालय को इस मुद्दे पर शिकायतें मिलती रही हैं। हम 1 या 2 दिन में इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोबारा ऐसे मामले में शामिल पाए जाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किताबों में मुगल युग से संबंधित सामग्री में बदलाव के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की आलोचना की है। उन्होंने रविवार 9 अप्रैल को तर्क देते हुए कहा कि मुगल साम्राज्य का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने 800 वर्षों तक देश पर शासन किया और उनकी विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को डर नहीं लगा। जब वे ताजमहल दिखाएंगे तो वे क्या कहेंगे कि इसे किसने बनवाया? वे फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे जब मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से पहले थी? वे हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे? वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतिहास नहीं बदलेगा, हम नहीं रहेंगे लेकिन इतिहास रहेगा। आप शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, अकबर और जहांगीर जैसे मुगल शासकों को कैसे भूल सकते हैं? आपको बता दें कि अब्दुल्ला की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब NCERT की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध से संबंधित कुछ सामग्री को हटाने को लेकर विवाद चल रहा है। किताबों में मुगल युग से संबंधित सामग्री को हटाने को लेकर NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने आरोपों को झूठ करार देते हुए न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मुगलों से जुड़े चैप्टर को हटाया नहीं गया था। 11वीं क्लास की किताब के सेक्शन 2 में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वहीं 12वीं कक्षा की किताब में मुगलों के इतिहास पर 2 चैप्टर थे
इसमें से थीम 9 को पिछले साल हटा दिया गया था, जबकि थीम 8 अभी भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इस साल किसी भी किताब से कोई अध्याय नहीं हटाया गया। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये मुद्दे ही असल मुद्दे हैं। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। महाराष्ट्र में आज बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं। इस पर चर्चा जरूरी है। बता दें, शरद पवार की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं रविवार को ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उस अभियान से आपके नेता हर रोज अपनी डिग्री को सामने रखेंगे और दिखाएंगे। मैंने डीयू से बीए किया, उसकी डिग्री है। ऑक्सफोर्ड से 2 मास्टर डिग्री की हैं, सब ओरिजिनल हैं। मैं आज सब नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि सब लोग अपनी डिग्री दिखाएं, विशेष रूप से बीजेपी नेता भी अपनी डिग्री दिखाएं। आईपीएल 2023 का 14वां मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने के लिए 144 रनों का टारगेट दिया था, जिसे हैदराबाद की टीम ने 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।